सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की बात आज करेंगे। मेंटेनेंस का मतलब ये है मेंटेन करना। जब एक चीज कोई चीज बन गई, बना दी गई, डिलीवर कर दी गई, तो उसके बाद उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए आपने एक घर बनाया, और घर बनाया उसके बाद आपने कहा कि अरे मुझे तो इसमें अब शीशे चेंज करने हैं, नए टाइप के शीशे जो बाहर से रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को, वो चाहिए, तो आप उसे लगाएंगे। अब आपने देखा कि अरे मेरी पार्किंग स्पेस, मेरी गाड़ी थोड़ी बड़ी हो गई, तो आपने थोड़ा पार्किंग स्पेस को बड़ा कर दिया। आपने कहा कि जो मेरा ये मिट्टी है इसमें मैं कुछ उगाना चाहता हूँ, तो आपने उगाना शुरू कर दिया। एक घर जब आपने बनाया तो आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट थी, उसके बाद आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ने लगी ड्यू टू चेंजिंग एनवायरनमेंट, या फिर आपके सोच के अनुसार आपके परिवार में किसी ने कहा ये कर दीजिए, तो आपने कर दिया। अब जब सॉफ्टवेयर बन जाता है तो फिर उसके बाद आप उसमें मेंटेनेंस करते हैं। मेंटेनेंस मतलब आपने सॉफ्टवेयर, जैसे एक घर मैंने बताया, घर बना दिया, सॉफ्टवेयर बना दिया। अब किसी ने कहा कि भाई इसमें ऐसा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा चेंज हो गया है, अब इसमें आप कुछ चीजें चेंज कर दीजिए। किसी ने कहा देखिए इसमें आपने जो एंट्री डाली है इसमें अब ये भी शुरू होने लगा है, सरकार ने कहा कि अब ये सीधा आपका टैक्स पे होगा, और यहाँ से सीधा आप ईमेल करेंगे और आईटी में चला जाएगा, और एक कॉपी वहां चली जाएगी। इसके लिए जरा इसमें कुछ रिफॉर्मुलेशन कर दीजिए। ये हमारा मेंटेनेंस का पार्ट होता है एक बार जब बन गया उसके बाद। तो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का मतलब ये होता है कि कोई मॉडिफिकेशन जब आप सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में करते हैं, जब वो डिलीवर हो जाता है कस्टमर को डिलीवर होने के बाद जो मॉडिफिकेशंस होते हैं उन्हें हम सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में लाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। आपने देखा होगा 40 से लेकर 60% तक का पैसा और समय इसमें जाता है। इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो चेंज नहीं होगी, मतलब चेंज इज इनएविटेबल। देयर इज ओनली वन थिंग व्हिच नेवर चेंजेस, एंड दैट इज चेंज। चेंज ही चेंज नहीं होता है। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मेंटेनेंस मांगते हैं। जैसे आपने कोई गाड़ी लाई, कार लाई, अब वो उसको मेंटेन करना पड़ता है क्योंकि उसमें वियर एंड टियर होता है समय के साथ। बट सॉफ्टवेयर में ऐसी बात नहीं है, सॉफ्टवेयर में मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं है। इसका मेंटेनेंस इस काउंट पे नहीं होता कि वियर एंड टियर होता है, इसका मेंटेनेंस कुछ अलग टाइप का होता है। तो लोग ये सोचते हैं कि अगर खराब सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है तो उसको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। खराब प्रोडक्ट होगा तो लोग उसे फेंक देंगे, दे विल थ्रो दिस प्रोडक्ट। बट अच्छा प्रोडक्ट है तभी उसका मेंटेनेंस किया जाता है, और वो काफी साल तक यूज होता है, क्योंकि अच्छा प्रोडक्ट है आप उसे छोड़ना नहीं चाहते, उसमें ही चेंज करना चाहते हैं, उसमें ही कुछ तब्दीली करना चाहते हैं। तो अच्छे प्रोडक्ट जो होते हैं वो मेंटेन होते हैं, खराब प्रोडक्ट मेंटेन नहीं होते, वो फेंक दिए जाते हैं। या आगे भी मैं कई बार बोलूंगा। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट 3 हिसाब से इसकी मेंटेनेंस होती है। अगर हार्डवेयर को जोड़ा जाए, हार्डवेयर के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो 4 टाइप के मेंटेनेंस होते हैं। एक प्रिवेंटिव होता है, करेक्टिव होता है, एडेप्टिव होता है, परफेक्टिव होता है। यहाँ पर आप राजीव माल साहब ने 3 तरीके के मेंटेनेंस की बात की है, करेक्टिव, एडेप्टिव और परफेक्टिव। करेक्टिव पहले प्रिवेंटिव बता देता हूँ क्योंकि वो इसमें है नहीं। प्रिवेंटिव का मतलब ये है कि आप इस तरीके से उसमें चेंजेस करें या इस तरीके से मेंटेन करें कि कोई आपका एरर आए ही ना। प्रिवेंट करना है, यानी कि मान लीजिए कि बादल बरसने वाला है, तो आप आजकल ऐसी वो तकनीक आ गई है कि आप आसमान में एक धुआं या बम छोड़ते हैं, वो बादल को तोड़ देता है, तो बादल इधर उधर चले जाते हैं, तो बरसात ही नहीं होती है। खासतौर पर जहाँ क्रिकेट गेम हो रहे होते हैं, उस जगह ये सब किया जा रहा है, उसे कहते हैं प्रिवेंटिव की बरसात ही ना हो। दूसरा होता है करेक्टिव। ये करेक्टिव यहाँ देखते हैं। करेक्टिव का मतलब ये है कि भाई अब आप एरर आ गई, आपको बग्स मिल गए, अब उनको ठीक करना है ताकि आप उन वो एरर्स जो आप किसी कारणवश किसी तरीके से आप टेस्टिंग के वक्त नहीं निकाल पाए, उनको हटाना है। दूसरा यह है कि आपको परफॉर्मेंस बढ़ाना है। किसी ने कहा देखिए साहब ये बहुत टाइम ले रहा है इसको करने के लिए, मुझे तो बहुत इसमें दिक्कत आ रही है, आप जरा परफॉर्मेंस ठीक करिए इसकी। तो उसके लिए एडेप्टिव ये करना का मतलब है, एडेप्टिव का शब्द का मतलब ये है, ये तीनों शब्द से ही बन रहे हैं। शब्द अगर समझ जाए तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि अंदर क्या हो रहा है। एडेप्टिव मतलब एडेप्टेशन। कोई एक नई विधा आ गई, कोई एक नई तकनीक आ गई, उस हिसाब से आपके सॉफ्टवेयर को अडेप्ट करना है। तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मेंटेनेंस चाहता है जब कस्टमर ये बोलता है कि देखिए साहब अब नया प्लेटफॉर्म आ गया, नया ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया है, प्लीज इस हिसाब से मेरा अपना सॉफ्टवेयर जरा चेंज कर दीजिए। और कोई नया हार्डवेयर आ गया या नई टेक्नोलॉजी आ गई, कोई नया सॉफ्टवेयर जिसके साथ इंटीग्रेट होता है, उसके लिए इंटरफेसिंग चाहिए, आप प्लीज इसको ठीक कर दीजिए, अडेप्ट कर दीजिए। परफेक्टिव, जैसे परफेक्ट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल परफेक्ट बनाना। परफेक्टिव मेंटेनेंस का मतलब यही है कि आप नए फीचर डालेंगे क्योंकि वो आप चाहते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर परफेक्ट हो। फंक्शनलिटी को चेंज करना चाहते हैं, कुछ फंक्शनलिटी ऐसी जो आज के समय के लिए, आज के सोच के लिए, आज के तकनीक के लिए वैलिड हो। और ये भी हो सकता है कि कस्टमर जब इसे यूज करेगा तब तो पता चलेगा उसे कि नहीं ये इसको ऐसा होगा तो बहुत अच्छा होगा। मेंटेनेंस एफर्ट डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सारे सॉफ्टवेयर को जब स्टडी किया गया तो ये दिखने समझ में आया कि 50% तो परफेक्टिव हो गया, 28% एडेप्टिव हो गया, 22% करेक्टिव। अमूमन इस तरीके के वेरिएशन। तो 50% मतलब बहुत होता है, परफेक्टिव बहुत ज्यादा मेंटेनेंस होता है इसमें। मेंटेनेंस के कॉज जो एक तरीके से क्या मेंटेनेंस की चीजों को ट्रिगर करते हैं। तो डेवलपमेंट के समय आप कुछ चीजें एंटिसिपेट ही नहीं कर सकते, कुछ चीजें सोच भी नहीं सकते कि ऐसी चीज होने वाली। जैसे Y2 की प्रॉब्लम आई थी जब 2000 आया था ना, तो ये होता कि अरे 999 है, सब 0 0 हो जाएगा, हर चीज 0 0 हो जाएगी, लेकिन ज्यादा इतना एफर्ट हुआ नहीं। बट इस तरीके की प्रॉब्लम एंटिसिपेशन करना ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हार्डवेयर
आप जानते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट तो कभी खत्म नहीं होते, कभी मरते नहीं है, लेकिन हार्डवेयर जो है उनकी हालात दिन ब दिन खराब होते हैं समय के साथ। तो मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। अगर आप सॉफ्टवेयर वाकई में इन हार्डवेयर के साथ काम कर रहा है, लो लेवल एप्लीकेशन परफॉर्म कर रहा है, यूजर बोलता है कि मेरा सॉफ्टवेयर आप जो है ना नए प्लेटफॉर्म पे चलाइए, नए प्लेटफॉर्म पे चलाना है, कुछ एनहांस फीचर है, तो मेंटेनेंस करना जरूरी हो गया है। और जब आप नए इंटरफेस की आपको जरूरत पड़ जाती है, जैसे जैसे मैंने बताया कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम बार बार बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही सबसे बड़ा चेंज होता है, उसके पीछे पीछे चेंज जो होते हैं उसको तो करना ही पड़ता है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज इज अ बिग चेंज। विंडोज 7 से विंडोज 10 में आप देखेंगे तो जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन, हर एक प्रोडक्ट इवॉल्व होता है तो उसमें मेंटेनेंस एफर्ट लगते हैं। जो बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं, जो ऑपरेशन बहुत सालों से है, उनका रिप्लेसमेंट कॉस्ट बहुत होता है, तो इससे ज्यादा कि उसको रिप्लेस किया जाए, क्यों ना उसको मेंटेन कर लिया जाए, क्यों ना उसको चेंज कर लिया जाए थोड़ा सा। तो लॉज ऑफ मेंटेनेंस, दोनों चीज दोबारा बोलता हूँ, हमेशा जो सॉफ्टवेयर है उनमें मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी। अच्छे प्रोडक्ट को मेंटेन किया जाता है, खराब प्रोडक्ट को फेंक दिया जाता है। लेमेंस के 3 लॉ है। फर्स्ट लॉ समझिएगा कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हमेशा चेंज होने हैं, मस्ट चेंज कंटिन्यूअसली, और आगे चलते चलते ये कम यूजफुल हो जाएंगे, इनकी जगह नए सॉफ्टवेयर लेंगे, लेकिन जब तक ये चल रहे हैं तब तक उन्हें मेंटेन करना है। सेकेंड लॉ मतलब ये है कि जब सॉफ्टवेयर को मेंटेन किया जाएगा बार बार, तो इसका स्ट्रक्चर डिग्रेड करेगा, जिस हिसाब से, जिस डिजाइन से बनाया गया है, आगे वो खराब होगा। अगर आप इसमें एक्टिव एफर्ट नहीं लगाते हैं, नहीं लगाएंगे, तो इसका स्ट्रक्चर डिग्रेड होगा। क्या होता है, लोग इसमें क्विक फिक्स करते हैं, अरे चलो इसमें ये पैच लगा दे, चलो इसमें ये जोड़ दे। अब वो जोड़ते जोड़ते क्या होता है, पूरा स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। लेमन का थर्ड लॉ है कि एक प्रोग्राम की लाइफ टाइम में जो रेट ऑफ डेवलपमेंट होता है वो कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होगा, अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट होता है। एक बड़ा प्रोग्राम जो है उसमें काफी चेंजेस होने वाले हैं, ऑपरेशन फेज जब आएगा उसका, जब वो ऑपरेट हो रहा होगा, एक्चुअली लोग उस पर काम कर रहे होंगे। ए प्रायरी इंटेंशंस, यानी कि आपके जो कोई पुराने इंटेंशंस हैं उस हिसाब से ये मैच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैं समझाता हूं आपको। एक बड़ा सॉफ्टवेयर हमेशा चेंज होगा, उसमें आपने कुछ चीजें तो पहले बता ही नहीं सकते ना, जब तक वो यूजर के हाथ में नहीं आएगा। तो आपके पहले जो इंटेंशन थे, पहले जो एसआरएस था, उस पर आप बोलेंगे नहीं नहीं साहब, हमने तो आपको बना के दे दिया, आप इसी को यूज करिए। लेकिन कोई चीजें आप जब तक हाथ में ना आए तब तक बता नहीं सकते। लीगेसी कोड, जो पुराने कोड जो इल मेड या जो मैनेज नहीं ठीक से किया गया, बना दिया गया, बस उसमें कुछ प्रॉब्लम्स इस तरीके से आती है कि अनस्ट्रक्चर्ड कोड होता है, प्रोग्राम खराब होता है। मेंटेनेंस प्रोग्रामर को समझ में नहीं आता, उनको नॉलेज ही नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा है एप्लीकेशन डोमेन के बारे में, तो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस एक खराब इमेज पेगा यार। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस ना अगर कोई कर रहा है, अगर किसी चीज का सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने सॉफ्टवेयर ठीक से नहीं बनाया, डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है, या आउट ऑफ डेट है, या इनसफिशिएंट है, तब क्या करेंगे? इनसफिशिएंट नॉलेज का मतलब ये है कि मेंटेनेंस टीम तो अलग है ना, जिसने डेवलप किया है टीम ने, उन दोनों से अलग है। तो अगर आप सारे डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे, इवन आफ्टर रीडिंग ऑल डॉक्यूमेंट्स, बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा समझना इसको। और दूसरा ये कि एक आदमी की लिमिट भी तो होती है, वो कितना समझ सकता है, कितना एक्सट्रैक्ट कर सकता है इन्फॉर्मेशन उस चीज को जिससे पढ़ रहा है वो। मेंटेनेंस जो होते हैं, ये केवल कोड लिखने में स्किल ना हो, वो प्रोफिशिएंट हो दूसरे का कोड समझने में, प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने में, रीडिजाइन करने में कोड को, डॉक्यूमेंटेशन को। और जो एंड यूजर से, अब तो कस्टमर की बारी आ गई, अब तो कस्टमर से डील कर रहे हैं आप, उनके साथ वो ठीक से काम नहीं कर सके। तो मेंटेनेंस में खास तौर पे जो दिक्कतें आती है, सबसे पहले गो टू अगर आपने यूज किया तो कोड अनस्ट्रक्चर्ड हो जाएगा, प्रोसीजर आपने लंबे लंबे लिखे हुए हैं, जबकि कहा गया है कि छोटे लिखिए। नाम कहीं कहीं आपने खेत लिख दिया, कहीं खलिहान लिख दिया, जबकि दोनों ही खेत के पार्ट है, ऐसी नेमिंग कर दी। मॉड्यूल स्ट्रक्चर खराब है, मॉड्यूल को सब ठीक से सब डिवाइड ही नहीं किया गया। कोहेजन कपलिंग, जिसे हम मेन डिजाइन का पार्ट मानते हैं, कोहेजन बहुत ही वीक है और कपलिंग बहुत ज्यादा है। कंडीशनल स्टेटमेंट दिए हैं वो इतने ज्यादा नेस्टेड है, इफ एल्स के अंदर इफ एल्स के अंदर इफ एल्स, और 50 इफ एल्स आपने डाल दिए, कैसे समझेंगे आप? फंक्शंस, ऐसे एरर्स उसमें आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं प्रोपोगेट हो रहे हैं। तो किस तरीके से हम मेंटेनेंस अच्छा कर सकते हैं? एक तो प्रोग्राम की अंडरस्टैंडिंग होगी, ये तो पहली चीज है, आपको समझ में आना चाहिए। रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं हम, डिजाइन की रिकवरी कर सकते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग से, री इंजीनियरिंग कर सकते हैं। एक बार रिवर्स मतलब बैक गियर लगाया, पीछे गए, फिर मतलब गाड़ी पार्क नहीं हो रही है ठीक से, तो बैक गियर लगा के पीछे गए, उसके बाद सामने का गियर लगा के आगे करके सही से पार्क कर दिया, ये री इंजीनियरिंग होती है। मेंटेनेंस प्रोसेस मॉडल्स, ये भी अलग अलग मॉडल्स होते हैं जिनके बारे में बात करेंगे। तो मेंटेनेंस एक्टिविटी में 2 तरीके की एक्टिविटी होती है, एक तो प्रोडक्टिव, एक नॉन प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव मतलब आप वाकई में एनालिसिस, डिजाइन और कोडिंग में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, और नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी में जिसमें कुछ प्रोडक्शन ही नहीं आ रहा है, जैसे आप बैठ गए समझने डिजाइन को, बैठ गए समझने कोड को, तो उस समय आप कोई प्रोडक्शन तो कर नहीं रहे, कोई एक्चुअल काम तो कर नहीं रहे।
रिवर्स इंजीनियरिंग समझिएगा। आपको प्रोग्राम कोड आपके सामने है, आप उससे रिकवर करते हैं क्या, डिजाइन और एसआरएस। यानी कि आप कोड पे हैं, यहाँ से आप डिजाइन रिकवर करेंगे और डिजाइन से आप एसआरएस या रिक्वायरमेंट करेंगे। इसे रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, क्योंकि पहले क्या किया था हमने, जो एसडीएलसी सॉफ्टवेयर बनाया था, तो पहले रिक्वायरमेंट क्या था, डिजाइन बनाया था, कोड बनाया था। यहाँ हम पीछे जा रहे हैं, इसलिए इसको रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। मेंटेनेंस टेक्निक है ये बहुत जबरदस्त, क्योंकि जो आज के सॉफ्टवेयर कई ऐसे हो सकते हैं जो अनस्ट्रक्चर्ड हो, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन ना हो और जिसमें कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स लगाए ही नहीं है आपने। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसमें कुछ कॉस्मेटिक चेंज करते हैं ताकि हम इंप्रूव कर सके। रीडेबिलिटी तो बढ़े, स्ट्रक्चर तो ठीक हो, अंडरस्टैंडेबिलिटी तो समझ लोगों को समझ में तो आए, इससे थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक चेंज करते हैं। ये कॉस्मेटिक चेंज क्या क्या हो सकते हैं, आप प्रोग्राम को रिफॉर्मेट करते हैं, मीनिंगफुल नेम डालते हैं, जो कंडीशन बहुत सारी अंदर नेस्टेड आपने डाली हुई है उन सबको ठीक करते हैं, आपने नहीं जिससे भी डाली हो। उसके बाद गो टूज को हटा देते हैं, इससे तो बचना है आपको। फिर आप सिंप्लीफाई करते हैं प्रोसेसिंग को। रिफॉर्मेट प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि आप सिंपल, आप प्रोग्राम जो दिख रहा है ना आपको, उसको सुंदर बनाते हैं आप, और नाम एकदम मीनिंगफुल देते हैं, वेरिएबल हो, डेटा स्ट्रक्चर, फंक्शन के नाम आपको सही देने हैं। और उस कॉम्प्लेक्स और नेस्टेड कंडीशनल एक्सप्रेस एक के अंदर एक बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आपने डाल रखी है, इसको आप जरा सिंपल कर दीजिए और स्विच केस लगाइए जहां जहां एप्लीकेबल हो। फिर रिवर्स इंजीनियरिंग की बारी आती है। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है, अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है, इफ यू इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट डिजाइन, अगर आपको डिजाइन एक्सट्रैक्ट करना है कोड से, तो कोड तो समझ में आना चाहिए ना। ऑटोमेटिक टूल आपके पास होता है जैसे मैंने आपको बताया था, रैशनल रोज, एलडीआर, बहुत सारे ऐसे हैं जो टेस्टिंग के लिए यूज होते हैं। और भी इनके अलावा जो आपको वाकई में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मदद करते हैं, जैसे डेटा फ्लो है, कंट्रोल फ्लो डायग्राम, ये बना देते हैं कोड से। अब स्ट्रक्चर चार्ट, आपको पता है स्ट्रक्चर चार्ट से हमने क्या किया था, पूरी ऐसी चीज बना दी थी डिजाइन की कि डायरेक्ट कोड हो सकता था। तो जो मॉड्यूल का जो सीक्वेंस है, किस तरीके से इन्वोक होगा, कैसे डेटा इंटरचेंज हो रहा है मॉड्यूल्स के बीच में, तो वो स्ट्रक्चर चार्ट भी निकल के आ सकता है रिवर्स इंजीनियरिंग में। और जब एक बार आप डिजाइन पे आ गए तो आप रिक्वायरमेंट भी निकाल सकते हैं। उसके लिए भी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कोड की, और डिजाइन आपका निकला होना चाहिए। फिर मेंटेनेंस एक्टिविटीज कोई यूनिक नहीं होती है, ये हर एक सॉफ्टवेयर के लिए अलग होती है, इसलिए इसके कोई एक बेसिक गाइडलाइंस ऐसी बना देना जो सबके लिए लागू होगी, ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं है। ये आपके हर एक सॉफ्टवेयर के हिसाब से होती है, कितना अनस्ट्रक्चर्ड है, कितना अनस्ट्रक्चर्ड है, डॉक्यूमेंटेशन कितना है कितना नहीं। हो सकता है कि किसी सॉफ्टवेयर के लिए आधा डॉक्यूमेंटेशन किया गया, आधा ना किया गया। इन सब केसेस में थोड़ा सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस एक्टिविटी यूनिक नहीं हो पाती है। और जब जो चेंजेस हैं अगर सिंपल है तो आप सीधा कोड में चेंज करिए, यहाँ पर आपको ये सब रिवर्स इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं है। और चेंजेस जो है डॉक्यूमेंट में कर दीजिए, जो जो आपने चेंजेस किया है। अगर ऐसा नहीं है, स्मॉल है, सिंपल नहीं है, तो फिर आपको ऐसी चीजें करनी पड़ेगी जिससे आपको बैक पे जाना पड़ेगा, कोड से आपको डिजाइन निकालना पड़ेगा, डिजाइन से रिक्वायरमेंट निकालने पड़ेगी। तो इसमें होता क्या है कि आप सबसे पहले चेंज जो आई है वो देखते हैं, जो समझते हैं कि भाई चेंज जो आई है उसको कैसे करना है, कोड चेंज किया जाता है। फिर उसके बाद जो कोड चेंज किया गया है उस अलग अलग स्ट्रेटजीज हो सकती है, वो अप्लाई करते हैं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग करनी है, ऐसा नहीं कि आपने चेंज कर दिया और दे दिया, उसके बाद भी टेस्टिंग करनी पड़ती है, इंटीग्रेशन और टेस्टिंग। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें जो जो चेंजेस किए उसको अपडेट करना पड़ता है, इसे ही हम सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कहते हैं। तो शुरुआत होती है चेंज रिक्वायरमेंट से, चेंज रिक्वायरमेंट को हम एनालाइज करते हैं और स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि भैया कोड चेंज कैसे करना है। फिर फॉर्मुलेट करते हैं स्ट्रेटेजीज को कि कोड को कैसे चेंज करना है। अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको वो मेंबर मिल जाए जिन्होंने वाकई में डेवलप किया था, डेवलपमेंट टीम वाले, तो भैया रेडी जो साइकिल टाइम इसको खत्म कर देंगे, बहुत कम हो जाएगा। और अगर अनस्ट्रक्चर्ड और अनडॉक्यूमेंटेड कोड है तब तो इन साहब लोगों की बहुत जरूरत होगी जिन्होंने एक्चुअल में सॉफ्टवेयर बनाने में योगदान दिया हुआ है। और अगर आपके पास ओल्ड सिस्टम मिल जाए जो मेंटेनेंस साइड पे, तो बहुत अच्छी बात है, ये आपको मेंटेनेंस टीम को बहुत मदद करने वाली है। आपको अच्छा इनसाइट मिल जाएगा वर्किंग सिस्टम का, जो ओल्ड सिस्टम का है, उससे आप समझ सकेंगे कि भाई नए सिस्टम में क्या क्या तब्दीलियां होनी है। फिर आप तब्दीलियां जब करेंगे तो उसके बाद कंपैरिजन भी कर सकते हैं पुराने और नए सिस्टम में। डिबगिंग काफी आसान हो जाती है इस तरीके से, क्योंकि आप दोनों सिस्टम आपके पास है और आप लोकलाइज कर सकते हैं कि बग्स कहाँ है, कैसे दूर करना है। अगर मेंटेनेंस प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स हो गए तो आपको सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग की जगह आपको सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग चाहिए। यहाँ पर री इंजीनियरिंग, इसके लिए क्या करते हैं, पहले आप गाड़ी को बैक करते हैं, यानी पहले रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, उसके बाद फॉरवर्ड इंजीनियरिंग करते हैं। इसमें जो एग्जिस्टिंग कोड है और जो डॉक्यूमेंटेशन का जो रीयूजेबिलिटी को दोबारा यूज करना जितना हम कर सकते हैं उतना करते हैं। जब करते क्यों, पहले तो समझिए कि आप बोलेंगे कि साहब ये आप रिवर्स इंजीनियरिंग से री इंजीनियरिंग पर कहाँ पहुंच गए, ये क्या चीज है और क्यों है। अगर आपको रिवर्क करना पड़े, आपको पूरा सॉफ्टवेयर ही नया बनाना पड़े, तो फिर क्या करेंगे आप। तो उसके लिए जब रिवर्क बहुत ज्यादा हो जाता है, इस पर काम करना बहुत ज्यादा हो जाता है, तो आप रिवर्स इंजीनियरिंग को लेते हैं। ये री इंजीनियरिंग किस तहत, तो री इंजीनियरिंग जो है रिवर्स इंजीनियरिंग री इंजीनियरिंग का एक पार्ट है। जो आप पीछे गाड़ी ले जा रहे हैं ना, इसे कहते हैं हम रिवर्स इंजीनियरिंग। फिर रिवर्स इंजीनियरिंग करने के बाद आगे गाड़ी लगाना है, उसे हम फॉरवर्ड इंजीनियरिंग कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर अगर पुअर स्ट्रक्चर है, उसका स्ट्रक्चर अच्छा नहीं, तब आपको करना पड़ेगा री इंजीनियरिंग। और रिवर्स इंजीनियरिंग क्योंकि इसका पार्ट है, उसके बाद हम फॉरवर्ड इंजीनियरिंग चलाते हैं, इन दोनों को मिला के हम इसको कहते हैं री इंजीनियरिंग कहते हैं हम लोग। तो सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं जहां पर आपको रिवर्स इंजीनियरिंग में आप कोड पढ़ते हैं और उससे आप क्या निकालते हैं कि जो मॉड्यूल स्पेसिफिकेशन को निकालते हैं,
उसके बाद जब मॉड्यूल स्पेसिफिकेशन निकल आए तो आप डिजाइन निकालते हैं, डिजाइन आपको मिल गया तो आप एसआरएस निकाल लेते हैं, जो रिक्वायरमेंट आपकी थी ये निकाल लेते हैं, और जब चेंज रिक्वेस्ट आई फिर हम इन रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन पे लगाते हैं और उसके बाद नए रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं उसका डायग्राम भी दिखाऊंगा। तो फॉरवर्ड इंजीनियरिंग आप शुरू करते हैं ताकि आप नया कोड बना सके। डिजाइन, स्पेसिफिकेशन, कोडिंग, ये सारे वो फेजेस होते हैं जहां पर आप रीयूज करते हैं जो कोड ऑलरेडी है, जो रिवर्स इंजीनियरिंग में निकल के आए हैं उस पर यूज करते हैं। तो आप समझिएगा कि सबसे पहले आप रिवर्स इंजीनियरिंग से शुरू करते हैं, कोड लेते हैं, कोड से डिजाइन निकालते हैं, डिजाइन से रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन निकालते हैं। अब यूजर ने कहा मुझे ये चेंज करने, तो आप इस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को चेंज करते हैं इन नए रिक्वायरमेंट के हिसाब से। किसी ने कहा मुझे x प्लस वाई मैंने करवाया था आपसे, अब मुझे x माइनस वाई करवाना है, तो आप x माइनस ये x प्लस वाई तो आपको यहाँ मिला था, x माइनस वाई चेंज के थ्रू आ रहा है, आप x प्लस वाई को x प्लस वाई को x माइनस वाई कर देते हैं, तो नए रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बन गए। अब आप डिजाइन पे जाते हैं, फिर डिजाइन के बाद कोड करते हैं और फिर ये जो कोड होता है ये फाइनल कोड होता है। तो री इंजीनियरिंग के फायदे क्या है? एक तो ये अच्छा डिजाइन आपको बना के देता है, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस होते हैं और एफिशिएंसी परफॉर्मेंस भी बढ़ता है, इसमें इजाफा होता है। एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, अगर अच्छा डिजाइन बनाएंगे तो अपने आप ये है कि उसकी एफिशिएंसी बढ़नी है। एम्पिरिकल स्टडी बताती है कि जब आपको रिवर्क करना पड़ेगा तब करीबन 15% आपका ये रिवर्क या मेहनत ज्यादा हो जाएगी। तो री इंजीनियरिंग कब करना है आपको? जब रिवर्क बहुत ज्यादा हो, फेलियर बहुत ज्यादा हो रहा हो और प्रोडक्ट को समझना बहुत मुश्किल हो। तो आज हमने देखा कि जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का, मेंटेनेंस बहुत एक्सपेंसिव फेज है सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल का, और ये जो डेवलपमेंट मेंटेनेबिलिटी है उसमें अगर आप अच्छे से डेवलपमेंट फेज का यूज करें तो मेंटेनेबिलिटी की कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। हमने रिवर्स इंजीनियरिंग की बात की कि हम किस तरीके से डिजाइन को निकाल सकते हैं कोड से। री इंजीनियरिंग की बात की हमने, जो रिवर्स इंजीनियरिंग है उसके बाद हम फॉरवर्ड इंजीनियरिंग लगाते हैं इसमें। मेंटेनेंस प्रोसेस मॉडल है, इसमें हमने प्रोसेस मॉडल देखे जिसमें कुछ कम चेंज करने हो या प्रोसेस मॉडल जिसमें री इंजीनियरिंग की आवश्यकता हो। हमने ये भी देखा कि जो प्रोसेस मॉडल्स हैं वो मेंटेनेंस प्रोजेक्ट में कैसे लगाएंगे। तो ये हमने सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की बात की। होपफुली आपको इससे थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा। किताब को जरूर पढ़िएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।